हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिक क्लासेस। आई एम कौस्तुभ वाजपेयी और आप पढ़ते हैं हमारे साथ डीएलएड 4th सेमेस्टर की साइंस। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने पिछली वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। और इसी तरह आप हमारे चैनल को देखते रहें, हमारी वीडियोस को आप पसंद करते रहें, यही आपसे उम्मीद है, यही आशा है। और आप अपना जो भी सुझाव हुआ अगर उन्हें आप जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियो में उनको और अच्छे से तैयार करके आपके सामने लेके आए, जिससे आपको पढ़ाई में, आपकी परीक्षा की तैयारी में आपको और मदद मिले। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर की क्लास में है साइंस, और जानते हैं कि अभी कुछ दिनों में एग्जाम भी आने वाला है डीएलएड का, तो ऐसे में इसकी तैयारी और अच्छे से करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड। तो ब्लड के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें, जिससे जो भी आने वाली वीडियो है वो आपको मिलती रहे। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से ले सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड क्या होता है? तो हम जानते हैं कि ब्लड यानी कि रुधिर, हिंदी में इसको बोलते हैं रुधिर। रुधिर क्या है? तो हम जानते हैं कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? रुधिर तरल संयोजी ऊतक। यानी अगर हम रुधिर की परिभाषा एक लाइन में बोले तो सीधे बताएंगे कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। अच्छा, तरल संयोजी ऊतक है तो इसकी बात आती है कि फिर ये उत्पन्न कहां से होता है, रुधिर बनता कैसे है? तो हम जानते हैं कि जो भ्रूण का दो मध्य जनन स्तर होता है, यानी कि जो मीजोडर्म होती है, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। यानी भ्रूण के मध्य जनन स्तर से उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसके बाद अब बात करना ये भी जरूरी कि मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है, या रुधिर की सबसे पहले खोज किसने की। तो इन सब बिंदुओं के बारे में हम विस्तृत आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि रुधिर की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं। ये जितनी भी ब्लड से संबंधित डिटेल है वो हम सब आज इस वीडियो में समझेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले जो रुधिर का जो घनत्व होता है वो हम जान लेते हैं कि लगभग 1.04 से 1.07 तक इसका घनत्व होता है। अब बात आती है कि मनुष्य के शरीर में होता कितना है। तो मनुष्य के शरीर में, यानी कि जो मनुष्य का शरीर होता है उसके भार का 1/13वां भाग, 1/13वां भाग जो होता है वो रुधिर होता है। यानी कि अगर हम मेल की बात करें और फीमेल की बात करें तो दोनों में ब्लड की मात्रा भी अलग अलग होती है। जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनमें इसकी मात्रा होती है लगभग 5 से 6 लीटर, और जो फीमेल होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, इसमें शरीर में रुधिर की मात्रा होती है 4 से 5 लीटर। तो ये मुख्य बातें हैं रुधिर के बारे में। इसके बाद रुधिर होता कैसा है, दिखता कैसा है? तो जानते हैं कि स्वाद में नमकीन होता है। अगर रुधिर का हम स्वाद देखें तो ये नमकीन दिखेगा। इसका हल्का सा ये क्षारीय होता है, कह सकते हैं हल्का क्षारीय। अब जब क्षारीय है तो आपके दिमाग में तुरंत पीएच स्केल की बात आनी चाहिए कि इसका पीएच कितना होता है। तो इसका लगभग 7.3 से 7.5 पीएच होता है इसका। जो इसका जानते हैं कि कोई चीज अम्लीय कब होती है और क्षारीय कब होते हैं, ये पीएच पैमाने से ही इसको मापा जाता है। इसके बाद करते हैं कि मनुष्य के शरीर में कितना होता है लगभग, यानी लगभग पूरे शरीर का हमने बताया तो 5 से 6 लीटर मेल में, और फीमेल में थोड़ा कम होता है, यानी लगभग 4 से 5 लीटर होता है। इसके बाद नमकीन होता है। पीएच हमने बता दिया इतना होता है 7.3 से 7.5 तक। इसके बाद ये भी जानना जरूरी है कि ये चिपचिपा सा होता है, जो रुधिर होता है वो हल्का सा चिपचिपा होता है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद ये भी जानना जरूरी है कि अपारदर्शी होता है ये, यानी इसके आर पार हमने नहीं देख सकते हैं। अपारदर्शी ब्लड होता है। ठीक है, ये कुछ मुख्य बातें हैं ब्लड के बारे में। अच्छा, अब जब ब्लड की बात आई है तो हम देखते हैं कि ब्लड का सबसे पहले अध्ययन किसने किया, किसने इसके बारे में बताया। तो ये भी कुछ बातें जाननी जरूरी हैं कि जैसे एक नाम आता है विलियम हार्वे, इन्होंने ब्लड के बारे में बहुत काम किया।
विलियम हार्वे ने ब्लड पे बहुत ज्यादा काम किया और इन्होंने ब्लड से संबंधित बहुत सारा अपना समय उन पे दिया और बताया कि ब्लड हमारे शरीर में किस तरह से बहता है, या जो ब्लड बहने का पूरा परिसंचरण तंत्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, इस पर इन्होंने बहुत काम किया। रुधिर वर्गों पर इन्होंने बहुत सारा काम किया। ठीक है, अब जब रुधिर की बात हो गई, इतनी मुख्य बातें हैं, अब बात आती है कि रुधिर बनता कैसे, यानी रुधिर के जो संरचना होती है वो कैसी होती है। तो इसकी संरचना की बात करें या हम कहें घटक कौन कौन से हैं रुधिर में, तो रुधिर में मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। कौन कौन से दो घटक होते हैं? पहला घटक होता है प्लाज्मा, यानी पहला घटक हो गया प्लाज्मा, और जो दूसरा भाग होता है उस भाग को कहते हैं रुधिराणु। क्या बोलते हैं? रुधिराणु, और उसको रुधिराणु बोलते हैं। अच्छा, रुधिराणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको तो प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलते हैं। और जो रुधिराणु होता है इनको हम बोलते हैं ब्लड कैप्सूल्स। ब्लड कैप्सूल्स, ठीक है। अब प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा हम जानते हैं कि प्लाज्मा जो हमारे शरीर में जो होती है वो एक हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है, यानी प्लाज्मा का जो रंग होता है इसका रंग होता है हल्का पीला, हल्का पीला। तो प्लाज्मा का रंग पीला हो गया और इसमें लगभग 90%, यानी प्लाज्मा में लगभग 90% हिस्से में प्रोटीन होती है, और जो 10% का हिस्सा होता है, यानी जो 90% है वो तो प्रोटीन हो गई, और जो 10% में हिस्सा होता है इसमें लवण होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखें कि जो 90% है वो प्रोटीन है और लगभग 10% वाले हिस्से में लवण आते हैं। ठीक है, ये लगभग मनुष्य के शरीर का 55%, यानी जो रुधिर होता है उसका लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। यानी अगर क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के कुल भार का, मनुष्य के रुधिर के कुल भार का कितने % प्लाज्मा होता है, तो इसका जवाब होगा कि 55%, यानी 55% भाग प्लाज्मा होता है। ठीक है, ये भी हमने बता दिया कि 90% में प्रोटीन होती है और 10% में लवण होते हैं। ठीक है, इसे रुधिर का निर्जीव भाग भी कहा जाता है, यानी प्लाज्मा को रुधिर का निर्जीव भाग माना जाता है। इसके साथ ही अच्छा ये भी बात आती है कि निर्जीव क्यों कहते हैं, तो देखो इसमें चूंकि रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं इसलिए इनको निर्जीव माना गया। ठीक है, अब जो हमने बताया कि प्लाज्मा में 90% भाग प्रोटीन है, तो उसमें कौन कौन सी चीज आएगी, कौन कौन सी प्रोटीन आएगी, तो उसमें देख लेते हैं कि ग्लूकोज भी होता है, अमीनो अम्ल भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ये सारे बहुत सारे प्रोटीन भी होते हैं, जैसे फाइब्रोजिन प्रोटीन होती है, हेपेरिन प्रोटीन होती है, ये सब मिल करके इस पूरे 90% का निर्माण करती है। तो आपके लिए सबसे जरूरी जानना ये भाग है कि रुधिर के भाग का 55% हिस्सा होता है, 10% में लवण होते हैं और 90% में प्रोटीन होते हैं। क्या होता है ये रुधिर का एक घटक होता है, यानी एक भाग होता है। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं दूसरे भाग की, यानी रुधिराणु की बात करते हैं। तो देखते हैं, इसको रेस कर देते हैं। जो रुधिराणु वाला हिस्सा होता है, तो रुधिराणु क्या होता है इसको भी जान लेते हैं कि रुधिराणु जो होते हैं मनुष्य के शरीर में ये 3 प्रकार के होते हैं। जो कैप्सूल्स हमने बताई हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। तीनों को पहले लिख लेते हैं क्या होती हैं। एक को बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है, यानी रेड ब्लड कैप्सूल्स, यानी आरबीसीज, इनको शॉर्ट में बोलते हैं आरबीसीज। इनका दूसरा नाम भी एक और नाम होता है, उनके बारे में भी जानेंगे। दूसरी होती हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिनको श्वेत मतलब व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स, माने इनको बोलते हैं शॉर्ट में डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, तो आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई। अब तीसरी जो होती हैं उनको बोलते हैं रुधिर प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? रुधिर प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट। अब बात करते हैं आरबीसी की, यानी आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं। तो लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं? तो हम जानते हैं कि रुधिर में सबसे ज्यादा मात्रा में लगभग 45 से 55 लाख तक, लगभग आरबीसी को यहां पे लिखते हैं,
लगभग 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक, इसको मानते हैं क्यूबिक में, ठीक है। लगभग 45 से 50 लाख प्रति क्यूबिक मिमी होती है इनकी संख्या। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि इनकी संख्या जो होती है वो लगभग 45 से 55 लाख तक होती है। इसके बाद ये केंद्रक रहित होती है, यानी इनमें केंद्रक का अभाव होता है। ये भी जान लेते हैं कि ये केंद्रक रहित होती हैं, इनका रहित होती हैं। इनका रंग जो होता है वो लाल होता है। तो लाल होने के कारण इनको कह दिया गया लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं, लाल नाम से क्लियर हो गया, इस रंग इनका लाल होता है इसलिए कह दिया गया लाल रुधिर कणिकाएं। अब बात आती है कि लाल क्यों होता है। तो लाल होने का कारण है कि इनमें एक विशेष प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, यानी इनमें विशेष प्रकार का एक रंगक पाया जाता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये विशेष प्रकार का रंगक है, या कह दे विशेष प्रकार का वर्णक है, इसके कारण इसका रंग लाल होता है। अब बात आती है कि इनका जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल होता है वो लगभग 120 दिन का होता है। 120 डेज यानी 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी की तरफ। तो डब्ल्यूबीसी क्या होती है? तो डब्ल्यूबीसी का जो दूसरा नाम होता है, यानी एक तो डब्ल्यूबीसी हो गया, डिटेल में इनका फुल फॉर्म हो गया श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स हो गया। इसके अलावा एक और नाम होता है जिस नाम से पूछी जाती है कई बार परीक्षाओं में, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स ये हमारे शरीर की जो होती हैं वो रक्षक कोशिकाएं होती हैं। रक्षक कणिकाएं या कोशिकाएं इनको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा रक्षक कैसे होते हैं इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी मात्रा जान लेते हैं कि जो मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या लगभग 500 से 9500 दिख देते हैं यहाँ पर, 500 से 9500 प्रति क्यूबिक मीटर, ये तो इनकी संख्या होती है। अच्छा, इसके बाद इनका रंग कैसा होता है? तो इनका रंग नहीं होता है, यानी कि ये रंगहीन होती हैं। अब यहाँ पे देखो पहला अंतर समझ में आया कि ये रंगहीन होती हैं जो डब्ल्यूबीसी होती हैं। जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं ये लाल रंग की होती हैं। ठीक है, ये रंगहीन होती हैं यानी सफेद जैसी दिखते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये बात समझ में आ गई। फिर हमने बताया कि ये वाली जो होती है वो केंद्रक रहित होती है, लेकिन इनमें केंद्रक पाया जाता है। यानी जो ये वाली होती है ये केंद्रक सहित होती है, यानी इनमें केंद्रक पाया जाता है। तो दूसरा अंतर भी समझ में आ गया। अगर आरबीसी डब्ल्यूबीसी अंतर पूछा था तब भी आप इनको लिख सकते हो कि ये रंगहीन होती हैं और ये लाल रंग की होती हैं। ये केंद्रक पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जीवन काल की बात कर लें। तो जीवन काल जो आरबीसी का जीवन काल हमने बताया वो लगभग 120 दिन का होता है, और जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है वो लगभग 1 से 2 दिन का होता है, यानी 1 से 2 दिन का मात्र इतना इनका जीवन काल होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जैसे मान लिया इनका जीवन, अगर अंतर परीक्षा में पूछा गया आरबीसी डब्ल्यूबीसी में तो हमें क्या रखना है? एक पहला पॉइंट ये देना है, दूसरा पॉइंट ये देना है, और तीसरा पॉइंट ये देना है, और चौथा पॉइंट ये देना है। लगभग ये 4 अंतर मुख्य रूप से आपके सामने लिखे गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये कई प्रकार की भी होती हैं कि ये इनका कुछ केंद्रक जो होती हैं वो कणिका रहित होती हैं, कुछ कणिका सहित होती हैं। इस तरीके से तमाम इनके बारे में डिटेल हम देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी वाले कौन है? रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में। तो रुधिर प्लेटलेट्स को देखते हैं क्या होता है। रुधिर प्लेटलेट्स क्या होती हैं? तो ये पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि जो रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो सभी जंतुओं में पाई जाती हैं, लेकिन ये सिर्फ स्तनियों में पाई जाती हैं। स्तनियों का मतलब होता है जो मैमल्स होते हैं उनके ही रुधिर में पाई जाती है, यानी स्तनियों के रुधिर में पाई जाती है। स्तनी क्या होते हैं? तो स्तनी वे होते हैं जो
अपने शिशु को जन्म देते हैं और वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर पर स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम आप मनुष्य भी आ गया, जानवर भैंस भी आ गई, बकरी भी आ गई, ये सभी स्तनी है। क्या क्या हमने लक्षण बताया स्तनियों की? ये शिशु को जन्म देते हैं यानी बच्चे को जन्म देते हैं। दूसरा बताया इनके शरीर पर स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, ये अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो इनको कहते हैं स्तनी। और इन्हीं स्तनियों के रुधिर में रुधिर प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब इनकी संख्या कितनी होती है? तो रुधिर में इनकी संख्या लगभग 2 से 5 लाख, 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिली, ये इनकी संख्या हो गई। 2 से 5 लाख संख्या होती है। ये भी केंद्रक रहित होती हैं। ठीक है, फिर अंतर समझ लेंगे कि आरबीसी केंद्रक रहित हैं और जो प्लेटलेट्स हैं ये भी केंद्रक रहित पाई जाएंगी। ठीक है, फिर इनकी संख्या कैसी होती है? या तो ये इनका जो आकार होगा वो तो या तो गोल होगा या कई बार अंडाकार भी इनका आकार होता है, या अंडाकार भी ये पाई जाती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इनका काम क्या है हमारे शरीर में। तो पहली वाली जो आरबीसी हमने बताई, आरबीसी का काम क्या है? इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन का मतलब होता है ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। ऑक्सीजन का परिवहन का मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन होती है वो आरबीसी के द्वारा ही पूरे शरीर में पहुंचाई जाती है। दूसरा, जो हमारे शरीर के अन्य पदार्थ हैं उनका भी तो ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, या जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका भी ट्रांसफर किया जाता है, तो उनका भी इसी के द्वारा ट्रांसफर होता है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का मुख्य परिवहन माध्यम है, मुख्य परिवहन माध्यम है। दूसरी बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य हमने बताया कि सबसे पहले तो हमारे शरीर की कोशिकाओं की रक्षा करना। रक्षा कैसे करनी, इसीलिए इनको कहते हैं रक्षी कोशिकाएं। तो अब जानते हैं कि रक्षी कोशिकाएं इनको क्यों कहते हैं। रक्षी कोशिकाएं कहने का मतलब ये होता है कि जैसे ही हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश करता है तो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में तुरंत एक्टिव हो जाती है और उससे जो भी वो मैटर लेके आती हैं उसको सॉल्व करने के लिए सब निकल पड़ती हैं। अगर वो जो वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, जो बैक्टीरिया प्रवेश कर रहा है, अगर वो हार जाता है, एक तरीके का युद्ध होता है इनके दोनों के बीच में, डब्ल्यूबीसी में और उस बैक्टीरिया में। अगर डब्ल्यूबीसी हार जाती हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, और अगर डब्ल्यूबीसी जीत जाती है यानी वो वायरस हार जाता है तो हमें पता भी नहीं चलता है कितनी सामान्य से हमें बीमारी होती है, और कई बार हम बीमार होकर भी ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने समान जो अन्य कोशिकाएं भी होती उनको भी एक्टिव करने लगती हैं। देखिए, अगर आपके शरीर में कोई वायरस बैक्टीरिया प्रवेश नहीं करता है तो ये बिल्कुल हमारे शरीर में शांत पड़ी रहती है, इनका कोई काम नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कोई दुश्मन अटैक करता है हमारे शरीर पर, ये तुरंत एक्टिव हो जाती हैं और अपने जैसी तुरंत बहुत तेजी से संख्या में वृद्धि करने लगती हैं। यानी जैसे ही कोई इन पर कोई विषाणु या जीवाणु आएगा तो ये तुरंत अपनी संख्या में गुणात्मक वृद्धि करती हैं, गुणात्मक वृद्धि करती हैं और उस वायरस को खत्म करने के लिए जुट जाती हैं। ठीक है, आगे की कहानी फिर से वही रिपीट करेंगे कि अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या कम पड़ जाती है और वायरस का जो उसकी कोशिकाओं की संख्या है वो ज्यादा है तो वायरस का हमारे शरीर में असर दिखाई देने लगता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी हावी हो जाती हैं तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता और कई बार हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, तीसरी वाली जो हमने बताया प्लेटलेट्स, इनका क्या काम है? प्लेटलेट्स का क्या काम है? तो प्लेटलेट्स का काम है रुधिर का थक्का बनाना, रुधिर का थक्का बनाना। थक्का बनाने का मतलब क्या होता है कि जैसे कई बार आपके चोट लग जाती है, चोट लगाने पर ब्लीडिंग होने लगती है, खून बहने लगता है आपके शरीर से, लेकिन उस खून को रोकने के लिए हमारे शरीर में पाई जाती है प्लेटलेट्स। ये क्या करती है? ये रुधिर को जमने में सहायता करती है, यानी रुधिर को जमाने में मदद करती है, जमाने में सहायता करती है। ठीक है, ये कहानी इसकी पूरी बात समझ में आ जाती है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, आरबीसी होंगे, डब्ल्यूबीसी होंगे, प्लाज्मा भी हो गया। अच्छा, अब ये भी जान लेते हैं कि प्लाज्मा में और कौन से इसके काम होते हैं। तो प्लाज्मा जो हमारे शरीर की रुधिर प्लाज्मा थी, इसके बारे में हमने बता दिया कि प्लाज्मा हमारे शरीर में एक तो सुरक्षात्मक पदार्थ बनाती है, ठीक है, दूसरा एंटी कोगुलेंट बनाती है,
यानी हमारे शरीर में जो रुधिर बह रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे शरीर के अंदर ही ये जम जाए, हमारे शरीर के अंदर ही रुधिर जम जाए। ये काम करती है प्लाज्मा रोकने का काम। ठीक है, अगर शरीर के अंदर ही ब्लड जम गया कोशिकाओं में किसी तरीके से, तो वो रोकने का काम कौन करता है? प्लाज्मा काम करती है। ठीक है, ठीक है, जीवन काल हो गया, संख्या हो गई, लगभग यही बातें पूछी जाती हैं। इसके बाद अब पढ़ते हैं रुधिर का जमना। ये क्रिया कैसे होती है? रुधिर का थक्का जमना। रुधिर का जमना यानी हमारे शरीर में जब भी चोट लग जाते हैं, या हम कहीं से कट जाते हैं, या शरीर में किसी भी तरीके की जब चोट लग जाती है, उसके बाद हमारा शरीर थोड़ी देर तो खून ब्लीडिंग होती रहती है, उसके बाद एक समय के बाद ब्लीडिंग धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाती है उस घाव से। तो इसमें क्या होता है कि जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उनमें जो घाव हो जाता है, उसकी बहुत तेजी से मरम्मत की जाती है। तो इसकी हम क्रियाविधि सीखेंगे, इसमें कैसे हम इसको करते हैं। तो हम जानते हैं कि रुधिर का थक्का, यानी जो रुधिर का थक्का जमता है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, यानी ये केमिकल इक्वेशन होती है रुधिर का थक्का जमना। इसमें एक प्रोटीन होती है हिपैरिन प्रोटीन। क्या नाम होता है? हिपैरिन प्रोटीन। हिपैरिन प्रोटीन, इसका बहुत मेन रोल होता है रुधिर का थक्का जमाने में। ठीक है, क्या करती है ये हिपैरिन प्रोटीन? इसमें जो थक्का जमाने की क्रिया है, वो कुछ स्टेप्स में हम उसको समझते हैं कि जो पहला स्टेप होता है, उसमें मनुष्य के जब चोट लगती है, तो चोट वाले स्थान की जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, और वहां पर से एक थ्राम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ निकलता है। कौन सा निकलता है? थ्राम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ वहां से निकलना शुरू होता है। कहां से निकलता है? रुधिर वाहिनियां जो सिकुड़ गई हैं, जहां पे चोट लगी है। इसके बाद वहां पे एक थ्राम्बोप्लास्टिन क्या होता है? ये क्या होता है? तो थ्राम्बोप्लास्टिन जो होता है, वो लाइपोप्रोटीन और फास्फोलिपिड का मिश्रण होता है। किसका होता है? लाइपोप्रोटीन और फास्फोलिपिड का मिश्रण होता है। इसे जो एक तरीके की प्लाज्मा प्रोटीन बनाती है, या इसमें एंजाइम होते हैं जिनको प्रोथामिनस बोलते हैं, एंजाइम को बोलते हैं, वो भी इसमें शामिल होता है। तो पहला स्टेप समझ आया कि थ्राम्बोप्लास्टिन वहां से सिक्रीट होती है, यानी वहां से बहती है। कहां से? जहां पे चोट लगी है। ठीक है, दूसरे स्टेप में अगर हम बात करें, तो जो ये प्रोथामिन की हमने बात की, प्रोथामिनेज जो एंजाइम की हमने बात की, लिख देते हैं प्रोथामिनेज। प्रोथामिनेज में कैल्शियम आयन होते हैं, और ये हिपैरिन प्रोटीन को निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक है, छोटी छोटी टुकड़ों में उसको विखंडित कर देते हैं। क्या करेगा? ये हिपैरिन प्रोटीन को विखंडित कर देगा। ये जो निकला है प्रोथामिनेज। ठीक है, इसके बाद तीसरे स्टेप में अगर इसको हम बात पहुंचाएं, तो तीसरे स्टेप में क्या होगा कि जो ये थ्रामिन है, ये एक एंजाइम की तरह कार्य करने लगेगा, और पूरी तरीके से जो प्लाज्मा में घुली हुई फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है, उसको विखंडित कर देगा। यानी प्लाज्मा में एक प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजेन। ये भी एक प्रोटीन होती है, ये इसको विखंडित कर देगा। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या होती है कि इसकी खासियत ये होती है कि जब ये हवा के संपर्क में आती है, यानी एयर के संपर्क में आती है, ठीक है, तो एयर के संपर्क में आने पर ये धीरे धीरे जाल जैसी संरचना बनाने लगती है। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, चाय छाने वाली छन्नी भी होती है, उस तरीके की ये संरचना बनाने लगती है, यानी हवा के संपर्क में आने पर ये सूखने लगती है। राइट, इसके बाद क्या होता है कि जो रुधिर बह रहा है, इसके अंदर से होकर के, घाव में से होकर के बह रहा है। सपोज करिए हमारे यहाँ पर चोट लग जाती है, ठीक है, और यहाँ पर रुधिर बह रहा है। रुधिर बहते हुए क्या होगा कि यहाँ पर की जो मांसपेशियां हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो फट जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ से इसमें हिपैरिन प्रोटीन ऑलरेडी हम जानते हैं, यहाँ पे थ्राम्बोप्लास्टिन नामक एंजाइम निकलना शुरू होता है, इसमें प्रोथामिनेज भी होता है,
और ये क्या करता है, ये रुधिर में जो प्लाज्मा वाला भाग है उसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन को सिक्रीट कर देता है, यानी उसको तोड़ देता है, उसको विखंडित कर देता है। और फाइब्रिनोजन जैसे ही हवा के संपर्क में आती है तो वो तुरंत जमने लगती है। ठीक है, कितनी देर में जमती है? लगभग 6 मिनट में, लगभग 6 मिनट में वो जमना शुरू कर देती है। और जमने के बाद वो धीरे धीरे करके ऊपर एक लेयर बनाने लगती है। तो लेयर जब बनाएगी तो इसी तरीके की संरचना बनाएगी। इन जो खाली जगह हैं इनमें से होकर के ब्लड बह रहा है। ब्लड का मतलब आरबीसीज बह रही हैं, डब्ल्यूबीसीज निकल रही हैं, और प्लेटलेट यानी रुधिर का जितना भाग है वो सब इसमें से निकल रहा है। अब होता क्या है कि जो ये जाल जैसी जो संरचना बनती जा रही है बहुत घनी होती जा रही है। यानी हमारी जैसे चाय की छन्नी होती है कि जब वो छन्नी नहीं होती है, बिल्कुल आप खरीद के मार्केट से लाते हो, तो जैसे उसमें चाय डालते हैं तो बहुत तेजी से छनते हुए बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे जैसे उसके जो उसमें छेद होते हैं, जैसे जैसे वो भरते जाते हैं, उनमें चाय की पत्ती भरते जाती है, वैसे वैसे चाय का छन्ना भी उनमें से कम होता जाता है। तो एक समय स्थिति आती है कि जो ये खाली जगह है ये पूरी तरीके से भरने लगती है। अब यानी इसमें से बाहर रुधिर निकलने का रास्ता जो है वो बाहर से बंद होने लगा। इसमें किसका सबसे बड़ा योगदान है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन का और हेपेरिन प्रोटीन का। ये दोनों इसमें मेन रोल करती हैं। साथ ही प्रोथामिनेज भी करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन भी अपना योगदान करता है। तो ये सब मिल करके इस तरीके से रुधिर का रास्ता बंद कर देते हैं। ठीक है, ये क्रिया पूरी कहलाती है रुधिर का स्कंदन या रुधिर का जमना। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल अगर आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। मैं इसकी पूरी एक वीडियो ही तैयार कर दूंगा अगर आपको चाहिए होगी। अब बात आती है कि हमारे शरीर में रुधिर होता क्यों है, यानी कि रुधिर का हमारे शरीर में क्या काम है। अगर रुधिर हमारे शरीर में ना हो तो क्या होगा। ठीक है, तो रुधिर के कार्य पढ़ते हैं। कार्य, रुधिर के कार्य। तो रुधिर का जो सबसे पहला काम है वो है रोगों से रक्षा। रोगों से रक्षा। तो रुधिर रोगों से रक्षा कैसे करता है? तो हम जानते हैं कि रुधिर में पाई जाती है डब्ल्यूबीसी, और ये रोगाणुओं का भक्षण करके उनको नष्ट कर देती हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर, ये जब इनको नष्ट कर देंगे तो हमारे शरीर पर इनका कोई असर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार हमारे शरीर की रोगों से रक्षा डब्ल्यूबीसी करती है, यानी कि रुधिर करता है। ठीक है, दूसरी बात करें तो हमारे शरीर का ये ताप नियंत्रण करता है। जो रुधिर होता है वो हमारे शरीर का ताप नियंत्रण करता है। यानी एक हमारे शरीर में ताप नियंत्रक होता है। ताप नियंत्रक कैसे होता है? तो हम जानते हैं कि रुधिर जो होता है वो हमारे शरीर का तापमान एक समान बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, जहां पर या आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो, कपकपी लगना। जैसे हम सभी ठंड का मौसम भी आने वाला है, जैसे ही नहा के निकलते हैं तो तुरंत, चूंकि हमारे शरीर का वातावरण तापमान और बाहर का तापमान डिफरेंट हो जाता है, तो उसको बराबर करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए रुधिर हमारे शरीर में बहुत तेजी से दौड़ने लगता है, जिससे हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। और इतनी तेजी से रुधिर दौड़ता है, इस वजह से हमको कपकपी लगने लगती है। तो रुधिर का दूसरा काम हो गया ताप का नियंत्रण करना। इसके अलावा ये एक तरीके की शरीर की सफाई भी करता है। शरीर की सफाई करता है। शरीर की सफाई करने का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको ये बाहर निकालने का काम भी करता है। अब बात आती है कि एक और पॉइंट समझते हैं, और ये सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ऑक्सीजन का परिवहन। ये असली पॉइंट है। रुधिर का मेन काम यही है, ऑक्सीजन का परिवहन। तो ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 प्रकार की वाहिनियां होती हैं। एक होती है धमनी और एक होती है शिराएं। इनमें से होकर के रुधिर पूरे शरीर में बहता है। एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, और दूसरे में ऑक्सीजन रहित बहता है। क्या होता है कि जो श्वसन के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं वो जाकर के पहुंचती है हृदय में। हृदय से धमनी शिराओं के माध्यम से हम जानते हैं कि परिसंचरण होता है, और वहां से ऑक्सीजन लेकर के रुधिर पहुंचता है पूरे शरीर में, और पूरे शरीर की सभी कोशिकाओं में जाकर के वहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, क्योंकि भोजन ऑलरेडी रुधिर पहुंचा चुका है वहां पर। ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा जो भी एनर्जी मिलती है वो तो हमारे शरीर में इकट्ठी हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठी हो जाती है, या जो भी उसका काम है वो आगे की प्रक्रिया है। जो
अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको रुधिर फिर से वहां से लेकर चलता है। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जब ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर के फिर से हृदय में आता है और हृदय से वो रुधिर के माध्यम से ही वो हृदय में आती हैं और वहां से आकर के फिर से वो फेफड़े में जाती हैं और फेफड़े से वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो ये हो गया ऑक्सीजन का परिवहन। इसके अलावा CO2 का परिवहन भी हो गया। CO2 का परिवहन, ये अगला पॉइंट हो गया। इसको भी कैसे बताएंगे कि जो ऑक्सीकरण जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसके फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है उसको ये फिर से शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती है। अच्छा, चूंकि हमारे शरीर में जो CO2 है ये उत्सर्जी पदार्थ है, इसलिए इसको हम ये भी कह सकते हैं उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, तो उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन भी रुधिर का एक मुख्य काम है। ठीक है, इसके अलावा आनुवंशिक भूमिका भी अदा करता है। आनुवंशिक भूमिका कैसे अदा करता है कि रुधिर में जो एंटीजन होते हैं उनकी सहायता से आनुवंशिक पदार्थों का भी ये आनुवंशिक स्तर पर भी अपना एक अहम रोल अदा करता है। जो पोषक पदार्थ होते हैं, हमने कहा था कि अभी बात की थी पीछे, जो ऑक्सीजन की क्रिया के फलस्वरूप हृदय से तो कोशिका में रुधिर पहुंच गया और जो हमने भोजन किया वो हमारी आंत से होता हुआ जो भी उसकी प्रक्रिया है हम जानते हैं, वो वहां से निकल करके कोशिका तक कैसे पहुंचा। तो पोषक पदार्थों का परिवहन भी इसी से होता है। पोषक पदार्थों का परिवहन आनुवंशिक अभी हमने बात की थी, तो आनुवंशिक भूमिका भी अदा करता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट लगभग ये मुख्य रूप से निकल के आते हैं जो रुधिर के कार्य हैं। तो रुधिर का सबसे मुख्य कार्य क्या है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, पोषक पदार्थों का परिवहन करना, आनुवंशिक स्तर पर मदद करना, शरीर की सफाई करना, ताप नियंत्रण करना, ये मुख्य बातें निकल के आती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें आप। बात करते हैं हम रुधिर वर्ग की, यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में। तो इसके बारे में हम सभी जानते हैं, ब्लड ग्रुप बहुत सारे आपने सुना होगा, कोई पेशेंट होता है उसको ब्लड चढ़ाया जाता है, या आपने सुना होगा लोग ब्लड डोनेट करते हैं या ब्लड के बदले में ब्लड लेने जाते हैं ब्लड बैंक से। तो जब ये सारी क्रियाएं होती हैं उस समय ब्लड ग्रुप की सबसे पहले डॉक्टर कहता है कि ब्लड ग्रुप बताइए, आप जांच कराइए। जब भी ब्लड की जरूरत होती है तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप देखा जाता है, उसके बाद में उसमें और डिटेल देखी जाती है कि अभी बात करते हैं। तो देखते हैं रुधिर वर्ग क्या होता है। तो रुधिर वर्ग की खोज हुई है, यानी जो रुधिर वर्ग की बात करेंगे तो इनमें दो लोगों का नाम बहुत प्रमुखता से आता है। पहला ऑस्ट्रिया के थे कार्ल लैंड-स्टिंगर और दूसरे में आते हैं एल्फ्रेड वॉन डिकास्टेलो और एड्रिनो स्टोरली। इनको दोनों के नाम क्यों महत्वपूर्ण है कि जो रुधिर वर्ग है A, B और O, इनकी खोज की थी कार्ल लैंड-स्टिंगर ने, और जो AB रुधिर वर्ग बचा इसकी खोज की थी स्टोरली और डिकास्टेलो ने। यानी इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे शरीर में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग हो गए? 4 प्रकार के। कौन से? A, B, AB और O, यानी ये 4 प्रकार के रुधिर वर्ग हमारे शरीर में पाए जाते हैं या मनुष्य में पाए जाते हैं। और ऐसा नहीं कि चारों एक ही मनुष्य में पाए जाते हैं, मनुष्य में इतने प्रकार के हो सकते हैं। किसी का A हो सकता है, किसी का B हो सकता है, किसी का O होगा या किसी का AB होगा। इन चारों में से कोई एक होगा। राइट, ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं कि रुधिर में 2 प्रकार की प्रोटीन होती है। मुख्य रूप से जो रुधिर की प्रोटीन है उसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एंटीजन होते हैं और एक होते हैं एंटीबॉडीज, यानी एक होते हैं प्रतिजन और एक होते हैं प्रतिरक्षी। ठीक है, इनके आधार पर प्रतिजन और प्रतिरक्षी के आधार पर आपके टेबल हमने सामने बना के बताई है कि जो रुधिर वर्ग A है उसका प्रतिजन A होगा और उसमें प्रतिरक्षी B होगी। जो रुधिर वर्ग B है उसका प्रतिजन B होता है और उसका प्रतिरक्षी A होता है, यानी एंटीबॉडी उसका A होता है। जो रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप AB वाले लोग हैं इनका एंटीजन A और B होता है और इनमें एंटीबॉडी कोई नहीं पाई जाती है। इसके बाद में जो और ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं इनमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है और एंटीबॉडी A तथा B पाई जाती है। इसके बारे में और डिटेल से सुन लेते हैं कि जो ब्लड ग्रुप A वाले लोग हैं
यानी कि जो ये वाले लोग हैं ब्लड ग्रुप ए वाले, ठीक है, इनके में एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होती है, यानी इनका रुधिर वर्ग कौन सा हो गया, इनका रुधिर वर्ग हो गया ए। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे हम लोग अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आप ए पॉजिटिव का लाइए ब्लड लाइए, या ए निगेटिव का लाइए, या बी पॉजिटिव का लाइए। तो ये कैसे होता है कि जो ये ए पॉजिटिव वाले ये लोग हैं, ये वाले ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव, इन लोगों का ये ब्लड ले सकते हैं। किसका किसका, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव, ये इन चारों का रुधिर ये ले सकता है। ठीक है, और जिन लोगों में ए निगेटिव है उन्हें ए निगेटिव वालों का चढ़ाया जाएगा, और जिनमें ए पॉजिटिव है उनको ए पॉजिटिव वालों का रुधिर चढ़ाया जाएगा। करेक्ट, ए पॉजिटिव वालों को ए पॉजिटिव वालों का रुधिर, और जो ए निगेटिव हैं उनको ओ निगेटिव वालों का रुधिर हम चढ़ा सकते हैं। इसके बाद रुधिर वर्ग हम बी की बात करें तो जो रुधिर वर्ग बी वाला होता है, यानी जिस व्यक्ति की रक्त कोशिकाओं में बी प्रकार के एंटीजन होते हैं, ठीक है, और उनमें एंटीबॉडीज के रूप में ए पाया जाता है, इन लोगों के रुधिर में, यानी जो ये बी पॉजिटिव वाले होते हैं, इनके रुधिर में, इनके लोगों में बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव, इन रुधिर वर्गों का रुधिर चढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी कि बी निगेटिव वाले को जरूरत पड़ने पर बी निगेटिव का और ओ निगेटिव का दोनों का चढ़ाया जा सकता है। यानी देखिए, ओ निगेटिव का इसको भी चढ़ा सकते हैं और ओ निगेटिव का इसको भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ए बी वालों की। तो जो ए बी रुधिर वाले होते हैं, इनको, जो इनका रुधिर होता है, इनके में ए और बी दोनों ही एंटीजन होते हैं। आप देख सकते हैं दोनों ही एंटीजन है और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। यानी ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है, यानी उसे किसी भी रुधिर वर्ग का ब्लड चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और जो ए बी निगेटिव वाले व्यक्ति होते हैं उनको जरूरत पड़ने पर ए बी निगेटिव का, ए निगेटिव का, बी निगेटिव का और ओ निगेटिव का, किसी का भी इनको हम ग्रुप चढ़ा सकते हैं ब्लड ग्रुप वाले को। ठीक है, फिर से सुन लेते हैं यही बात कि जरूरत पड़ने पर ए बी ब्लड ग्रुप वालों को, क्योंकि ये यूनिवर्सल रिसीवर होते हैं, इसलिए इनको ए बी निगेटिव का, ए निगेटिव का या बी निगेटिव का और ओ निगेटिव का रुधिर हम इनको चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ओ वालों की, जो इनका रुधिर वर्ग ओ होता है। जो ओ वाले होते हैं, इनमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है और ए बी एंटीबॉडी इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इनकी कोशिकाओं में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, लेकिन प्लाज्मा में एंटी ए और बी दोनों ही एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। ठीक है, इनका रुधिर वर्ग भी ओ होता है, यानी इन लोगों को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, तो जब रुधिर ग्रहण करना होता है इन लोगों को, तो इन्हें केवल ओ निगेटिव और ओ पॉजिटिव वालों का ही रुधिर चढ़ाया जाएगा। ठीक है, बस नहीं, यानी कि जो ओ निगेटिव वाले लोग हैं उनको केवल ओ निगेटिव का रुधिर ही चढ़ सकता है। तो इन लोगों के साथ थोड़ी दिक्कत आती है और सबसे आराम में ये लोग रहते हैं, इनको किसी का भी ग्रुप चढ़ाया जा सकता है, इसीलिए इनको कहा गया यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या हुआ कि जो ए बी रुधिर वाले होते हैं ये सर्वग्राही होते हैं, सर्वग्राही होते हैं, और जो ओ वाले होते हैं ये दे तो सबको सकते हैं लेकिन ले कम सकते हैं, यानी इन लोगों को सर्वदाता कहते हैं। ठीक है, सर्वग्राही और सर्वदाता। तो ये बात निकल करके यहां से हमारे सामने आती है। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, हम अगली वीडियो में आपको जरूर बताएंगे या आप कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर देंगे। इसके बाद बढ़ते हैं RH फैक्टर की तरफ, जो रुधिर का अगला है। अच्छा, यहाँ पे रुधिर की जब बात करें तो ये भी देख लेते हैं कि इस जो ब्लड ग्रुप है इसकी वैल्यू क्या है, इसका क्या महत्व है, क्या जरूरत है इसकी। तो देखिए, जब भी आपको ब्लड ग्रुप पता होता है तो आप बहुत आसानी से रुधिर बैंक में जाकर के, ब्लड बैंक में जाकर के रुधिर ले सकते हैं। ठीक है, आप जरूरतमंद जैसे कोई व्यक्ति है आप उसको अपना रुधिर दे सकते हैं जब आपको जानकारी पहले से होती है। और सबसे बढ़िया होता है कि जब कोई कानूनी मुकदमा इस तरीके का होता है उसमें भी इसकी मतलब अच्छे से आपको अपना पक्ष रख सकते हो। ब्लड के यहाँ पर खून की जांच होती है, कोई क्राइम हो गया, मर्डर हो गया, वहां पर भी अगर इस तरीके की कोई ब्लड का सैंपल लेके जाता है तो वहां पर भी आप बता सकते हो कि ये फला ब्लड ग्रुप वाला है और मेरा ब्लड ग्रुप दूसरा है, इसलिए मैं वहां पर निर्दोष हूँ।
तो कई बार इसमें भी आपको फायदा मिलता है। इसके अलावा एक बात और जान लीजिए कि जब भी ब्लड आप डोनेट करें या आप लें तो पहले ये बहुत अच्छे से देख लें कि जो ब्लड आप दे रहे हैं वो सही तरीके से जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, क्या उसमें कोई भी प्रकार की कमी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि नीडल पुरानी है। जब सारी चीजें सुनिश्चित आप कर लें उसके बाद ही आप ब्लड को रिसीव करें और उसके बाद ही आप ब्लड को डोनेट करें कि जो सुई या सिरिंज आपके लगाई जाए वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना कई सारी बीमारियां हैं जैसे HIV वगैरह है, इनका भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब भी आप जाएं तो ये जरूर ध्यान रखें कि जो ब्लड आप दे रहे हैं या ले रहे हैं उसमें सारी स्टेप्स सही तरीके से फॉलो हुए हैं या नहीं। अच्छा, ब्लड बैंक का नाम अभी आया था तो ब्लड बैंक जान लेते हैं क्या होता है। तो ब्लड बैंक जो होता है वो एक, जैसे हम लोग पैसा जमा करते हैं बैंक, वैसे ही वो भी बैंक होता है, वहां पर ब्लड जमा किया जाता है। बहुत सारे दानदाता हमारे समाज में है और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को करना चाहिए। जो भी स्वस्थ व्यक्ति हैं उन्हें अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए, लगभग हर 2-3 महीने पे तो डोनेट करना ही चाहिए ब्लड, और जिससे कई बार ऐसा होता है कि लोगों की आप जान बचा सकते हो। तो जो ब्लड बैंक होती है वहां पर रुधिर इकट्ठा किया जाता है और वहां पर जांच की जाती है। अलग अलग रुधिर वर्ग का अलग अलग पहले उसको मतलब स्टोर किया जाता है अलग अलग वर्ग के हिसाब से। किसी को प्लाज्मा चाहिए होते तो प्लाज्मा दिया जाता है, किसी को जिस भी ब्लड ग्रुप का O पॉजिटिव O नेगेटिव या जो भी जैसा भी उसको ब्लड चाहिए होता है वो वहां पर अलग अलग करके रखा जाता है और जब भी कोई जरूरतमंद आता है तो उसको दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि ब्लड डोनेशन, जब हमने बात की कि ब्लड डोनेट करें तो ब्लड डोनेशन क्या होती है। तो ये आजकल जो युवा है उसमें बहुत तेजी से आगे आ रहा है कि ब्लड डोनेट करता है यानी रक्तदान करता है। अभी कई सारी हम देखते हैं घटनाएं ऐसी होती हैं, कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है, जान को खतरा होता है, तो एकदम से ब्लड की कमी हो जाती है क्योंकि वो लोग घायल हो गए हैं, उनको खून की तत्काल जरूरत होती है। ऐसे में हमारे समाज के जो युवा है वो बहुत तेजी से आगे आते हैं। तो मेरा आप सभी से भी कहना है कि ब्लड डोनेट जरूर करें। एक उसकी थीम है कि करके देखो अच्छा लगता है, तो बिल्कुल आपको वही रखना है कि करके देखिए अच्छा लगता है। ठीक है। अच्छा, कोई व्यक्ति कितनी बार रक्तदान कर सकता है, यानी जो दाता होता है वो कितनी बार रक्तदान कर सकता है, ये निर्भर करना जरूरी है। तो लगभग 8 हफ्ते यानी 56 दिन के बाद आप ब्लड डोनेट फिर से कर सकते हो। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हो तो आप 56 दिन के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसके अंदर कोई HIV बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई वायरल बीमारी हेपेटाइटिस वगैरह नहीं होनी चाहिए या डेंगू जैसी बीमारी उस समय नहीं होनी चाहिए। वो व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। इसकी जांच वहां पर डॉक्टर करते हैं ब्लड बैंक में जब आप डोनेट करने के लिए जाते हैं। ठीक है। फिर जब आपने रक्त दिया और दूसरे के चढ़ाया गया, ये प्रक्रिया कहलाती है रुधिर आदान प्रदान। रुधिर आदान प्रदान यानी ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। ठीक है। तो इसमें तो बिल्कुल सिंपल सी होती है, सभी जानते हैं कि इसमें कैसे स्टोर किया जाता है ब्लड को। ब्लड बैंक में लगभग 35 से 45 दिनों के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 मतलब होता है 1 से 6 डिग्री 6 डिग्री सेंटीग्रेड ये तापमान पर ब्लड को रखा जाता है वहां पर। ठीक है। इसमें खराब नहीं होता है, इसकी पूरी ध्यान रखा जाता है। ठीक है। ये बातें यहां से निकल के आती हैं। अब हम बात करते हैं सर्वदाता सर्वग्राही भी समझ में आ गया कि कौन सर्वदाता और सर्वग्राही कौन है। O होता है सर्वदाता और AB होता है सर्वग्राही। ठीक है। जब भी ब्लड डोनेट करते जाए सावधानियां भी हमने अच्छे से बता दी। ठीक। अब बढ़ते हैं RH फैक्टर क्या होता है। RH फैक्टर एक बढ़िया चीज है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। RH फैक्टर या इसको बोलते हैं RH कारक। तो RH कारक क्या होता है। RH कारक जो होता है वो जो A, B, AB और O रुधिर वर्ग के अलावा जो मनुष्य में RH वर्ग भी पाया जाता है। ठीक है। तो जिन लोगों में ये कारक पाया जाता है उन्हें RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिनमें नहीं होता है उन्हें RH निगेटिव कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद जो RH निगेटिव स्त्रियां होती हैं उनमें अगर ये होता है तो एक बीमारी हो जाती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये बीमारी होती है, इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले हम RH की बात कर लेते हैं। तो RH फैक्टर जो है यानी जो RH कारक होता है इसकी खोज कहाँ की गई।
तो इसकी खोज सबसे पहले की थी कार्ल एंड स्टीनर ने, ठीक है। उन्होंने ही इसका भी पता लगाया था और उन्होंने एक विशेष प्रकार के बंदर थे, यानी इनको बोलते हैं रिसिस बंदर। रिसिस बंदर ये बंदरों की प्रजाति है। इन बंदरों में ये सबसे पहले खोजा गया। तो चूंकि रिसिस बंदरों में खोजा गया तो इसी से इसका नाम पड़ गया RH फैक्टर। और ये बीमारी लगभग 85% लोगों में होती है, यानी 85% लोगों में होती है, ठीक है। होता क्या है कि RH फैक्टर होता है वो लाल दूसरी कणिकाओं की सतह पर पाई जाने वाली एक प्रोटीन होती है, ठीक है। बाकी हमने बता दिया कि अगर जिनमें पाया जाएगा उन्हें RH पॉजिटिव कहते हैं और जिनमें नहीं पाया जाएगा उन्हें RH निगेटिव कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बताया कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या होता है, यानी इसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें बताया कि ये RH निगेटिव का एक रोग है। ये गर्भावस्था के समय शिशुओं में होता है, यानी इसमें जो नवजात शिशु होते हैं उनमें एक रोग हो जाता है जिसका नाम होता है हीमोलिटिस या हीमोलिटिक रोग भी इसको बोलते हैं। ये बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में जो बच्चा भ्रूण में हो रहा होता है, यानी जब वो परिपक्व होता है माता के गर्भाशय में, उस समय होने वाली ये बीमारी है। और कई बार इसमें बच्चे की मृत्यु तक हो जाती है या माता की मृत्यु तक हो जाती है, ठीक है। तो RH जो डिसऑर्डर है वो शुरू कब होता है, तो उसको जान लेते हैं कि जब RH निगेटिव रुधिर वर्ग वाली महिला RH पॉजिटिव वर्ग वाले व्यक्ति के साथ गर्भवती हो जाती है, तो RH पॉजिटिव रुधिर के साथ भ्रूण को जन्म देती है, समझे। RH निगेटिव महिला है, RH पॉजिटिव पुरुष है, और जब उनमें दोनों में जन्म की क्रिया होगी और जो संतान उत्पन्न हो रही है वो RH पॉजिटिव हो रही है, ऐसे समय में भ्रूण से जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनका पूरी तरीके से प्लेसेंटा में रिसाव हो जाता है। और प्रेगनेंसी के दौरान ही ये जो महिला के जो RH है वो बहुत तेजी से उसकी संख्या शिशु में बढ़ने लगती है, ठीक है। यानी RH का बहुत तेजी से स्थानांतरण शिशु में बहुत तेजी से होने लगता है। इससे एंटीबॉडीज जो होती हैं वो बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं। इस क्रिया को होने के बाद जो नाल होती है उसके माध्यम से ये भ्रूण तक पहुंच जाती है। RH पॉजिटिव का जो ये असर है वो पहुंच जाता है और बच्चे की जितनी भी RBCs हैं ये उनको बहुत तेजी से नष्ट कर देती हैं, ठीक है। बच्चे की जब RBCs नष्ट हो जाएंगी यानी बच्चे में खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं RBC जो होती है वो खून को कैरी करती हैं। जब RBCs को वो कैरी करती हैं तो उनमें खून की कमी होने लगती है, और खून की कमी होने को हम जानते हैं बीमारी होती है खून की कमी हो, एनीमिया। यानी अब इस RH फैक्टर की वजह से बच्चे के अंदर हो गई एनीमिया नामक बीमारी। और इस एनीमिया में जब इतना ज्यादा खून हो जाएगा, इतना ज्यादा बीमारी बढ़ जाएगी, खून की इतनी ज्यादा कमी हो जाएगी, उसी से गर्भाशय में ही शिशु की मृत्यु हो जाएगी, यानी जो भ्रूण है वो वहीं पर नष्ट हो जाएगा, ठीक है। कई बार तो ये भी उसमें होता है कि जब पहले बच्चे का जन्म होता है तो माँ के शरीर में कम प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनती हैं, और कम प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनने के कारण कि पहला शिशु जो होता है वो तो जीवित रह सकता है, लेकिन उसके बाद में माता के शरीर में अधिक प्रतिरक्षी बनने लगती हैं, जिसकी वजह से जो अगले शिशु होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी पहला बच्चा तो बच जाता है लेकिन बाद वाले बच्चों के जन्म नहीं हो पाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कहानी निकल के आती है RH फैक्टर की। तो इसका भी जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए जो आजकल साइंस है इतना डेवलप हो गई है, इन सब चीजों के बारे में पता चल जाता है। तो कई बार गर्भवती महिलाओं की जान भी बचाई जा रही है। कई बार क्या बहुत ही रेयर केस अब ऐसा सुनने में आता है या ऐसी घटना होती है जहां पर ऐसी माता की मृत्यु हो जाए या शिशु की मृत्यु हो जाए, वरना डॉक्टर्स पूरी कोशिश करते हैं इसको बचाने की, क्योंकि जब ये चीजों की जानकारी नहीं थी उस समय ये बहुत दिक्कतें आती थी। हमने पुरानी चीजें पढ़ रखी है या पुराने लोगों से बात करते हैं घर में, तब इन सब चीजों के बारे में कम लोग जानते थे। इसके बाद अभी बात हुई थी रक्त की कमी की यानी एनीमिया की। तो रक्त की कमी यानी कहलाती है एनीमिया। तो एनीमिया बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? एनीमिया बीमारी से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, जो शिशु होता है वो तो ये बीमारी का ग्रसित कहा जाएगा, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनमें जब खून की कमी हो जाती है तो उसको कहते हैं एनीमिया। और इस बीमारी में बहुत जल्दी थकान आने लगती है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, धड़कन घटती बढ़ती रहती है, चक्कर आने लगते हैं, घबराहट होने लगती है और सूजन आने लगती है। कई बार हाथों पांव में बहुत ज्यादा सूजन हो जाती है, आंखों के नीचे घेरे बनने लगते हैं, सर्कस बनने लगते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में खून की कमी होती कैसे है?
उसका पहला कारण तो यह है कि अगर अत्यधिक ब्लीडिंग हो जाती है किसी कारण से तो भी खून की कमी होती है। दूसरा, अगर हमारे शरीर में जो लौह तत्व होता है आयरन, अगर उसकी कमी हो जाती है तो भी खून की कमी होती है। या कोई इस तरीके की बीमारी हो जाती है, या रक्त ही नहीं बन रहा है तो भी रक्त की कमी हो जाएगी। कई बार ये जेनेटिक भी होता है। ठीक, तो अब जैसे किसी के रुधिर की कमी हो गई है तो उसके लिए क्या करेंगे, रुधिर की कमी कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए कुछ जांच होती है। ठीक है, जैसे एक जांच होती है सीबीसी, आपने सुना होगा, कई बार डॉक्टर बोलते हैं सीबीसी कराने के लिए। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी इसमें रुधिर का सैंपल लिया जाता है, इसमें रुधिर की जांच की जाती है और हीमोग्लोबिन से लेकर के जितनी भी उसमें खून में चीजें पाई जाती हैं उन सब की जांच कराई जाती है। तो हीमोग्लोबिन की जब आप रिपोर्ट देखते होंगे डॉक्टर कराता है तो वहां पर लिखी रहती है लगभग 14 से 18। ये आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य में जो हीमोग्लोबिन, जो वयस्क पुरुष होता है उसमें हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो 14 से 18 mg यानी मिलीग्राम पर होनी चाहिए। और जो महिलाएं होती है तो मेल में होता है, और जो फीमेल होती है इसमें थोड़ा कम होता है, यानी पुरुष में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है और महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कुछ कम होती है। इनमें 12 से 16 होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे, ये तो हो गया सीबीसी टेस्ट। इसके अलावा बहुत सारी होती हैं आजकल। आप जांच कराने जब जाएंगे डॉक्टर के पास तो इतनी ज्यादा जांचें होती हैं कि आप टीएलसी है, डीएलसी है, या बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको डॉक्टर बोलेंगे कराने के लिए। तो इन सबसे ब्लड में जो भी कमी है उनके बारे में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टीएलसी का मतलब होता है। ठीक है, इसके बाद एक और बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है पॉलीसिथेमिया। ये भी ब्लड की कमी से होने वाली बीमारी है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार जो हमारे शरीर में जिससे जो पेट दर्द होने लगता है, जो खुजली होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, थकान लगती है, तो ये भी, इसका भी प्रमुख यही लक्षण होता है। तो इसका कारण क्या होता है, तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है धूम्रपान, निकोटीन। यानी जब हमारे शरीर में तंबाकू जाती है तो सबसे बड़ी बीमारी इसी को तैयार करके देती है। या जब ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में कम हो जाता है उससे भी होता है, या कोई गुर्दे में जब कोई बीमारी हमारे हो जाती है उसमें भी होने लगता है। लेकिन जो प्रमुख कारण है वो है धूम्रपान और निर्जलीकरण, यानी पानी की कमी जब हो जाती है हमारे शरीर में तो भी पॉलीसिथेमिया नामक रोग हो जाता है। ये भी खून की कमी होती है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो धूम्रपान बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए और उसके बाद डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, एक और सबसे खतरनाक बीमारी होती है आज के समय में, हम जानते हैं कि ब्लड कैंसर। ये बहुत खतरनाक इस समय चल रहा है और बहुत ही मुश्किल से ऐसे मरीजों का इलाज हो पा रहा है। कुछ ही जगह हैं भारत में जहां पर इनका अच्छे से भी इलाज होता है और वो भी कोई श्योरिटी नहीं हो पाती है। आप देखते रहते होंगे इस समय, लगभग हमें लगता है हर व्यक्ति इसके बारे में परिचित है। तो ब्लड कैंसर होता है, यानी रक्त कैंसर जो होता है, ये हमारे शरीर की जो अस्थि मज्जाएं होती हैं, यानी जो हड्डियों का जो केंद्रीय भाग होता है उसको ये प्रभावित करता है। और इसमें कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं उनका बहुत तेजी से उनकी संख्या बढ़ने लगती है। और ब्लड कैंसर में जो 90% मामले होते हैं वो बड़े लोगों में होते हैं, वयस्क में होते हैं, और जो 10% केसेस जो पाए जाते हैं वो बच्चों में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि असंभव ही होता है। तो चीजें आगे की बढ़ते हैं तो कैसे होता है, या हम सब जानते रहते हैं, समाज में जुड़े रहते हैं इन सब चीजों के बारे में। एक और बीमारी होती है HIV एड्स बीमारी क्या होती है, तो हम जानते हैं एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये HIV वायरस से होती है, यानी HIV वायरस से होने वाली बीमारी है। ये कैसे होती है, ये असुरक्षित यौन संबंध बनाने से होती है, संक्रमित सुई के आदान प्रदान से होती है। कई बार लोग इन्फेक्टेड एक सिरिंज का इस्तेमाल कई सारे लोग करते हैं, या जो लोग ड्रग के आदी होते हैं, जो लोग नशीली दवाएं लेते रहते हैं, वो इंजेक्शन लेते रहते हैं नशीले, वो भी कई सारे लोग शेयरिंग जब कर लेते हैं तो इस तरीके की बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। तो इनका बचाव भी होना जरूरी है। तो जो HIV से पीड़ित लोग होते हैं उनको बहुत बुखार आता है, कमजोरी लगती है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, टेंशन रहती है, वजन बहुत तेजी से कम होता है, उल्टी आने लगती है,
और धीरे धीरे करके उनके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर इससे बचना है तो सबसे पहला उपाय ये है कि जो असुरक्षित यौन संबंध ना बनाए और जो सुई का इस्तेमाल, जो सिरिंज होती है उसका इस्तेमाल दोबारा से ना करें। हमने पहले बताया था कि जब आप ब्लड बैंक में जाते हो तो वहां पर भी आप सुनिश्चित कर लीजिए, या डॉक्टर के पास जब आप इंजेक्शन लगवाते हो तो ये भी देख लीजिए। जब यहाँ तक कि जब आप बाल कटवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर भी देख लीजिए कि जो आपके साथ वो ब्लेड यूज हो रही है वो नई है या नहीं है। कई बार लोगों को आपने देखा होगा कि बाल कटवाने के लिए जाते हैं और वहां पर ब्लेड मिल जाती है, गांव में खासकर देखने को मिलता है, वो वही उसी ब्लेड से अपने नाखून काटना शुरू करते हैं। तो ये भी बहुत खतरनाक होता है, इससे भी बचें। इससे भी एड्स फैल सकता है कि अगर कोई इससे पीड़ित व्यक्ति उसका प्रयोग कर चुका है और उसका प्रयोग आपने दोबारा कर लिया तो ये फिर से हो सकता है। इसके अलावा एक और आता है हेपेटाइटिस, इसका नाम भी सुना होगा। हेपेटाइटिस ये भी एक प्रकार की रुधिर की बीमारी होती है। कई प्रकार की होती है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी और डी करके ये भी होती है। ठीक है, तो ये इनका सबका भी हम डिटेल से देख लेते हैं। फिर इसके बाद लगभग यही चीजें मुख्य निकल के आती है। मैं फिर से एक बार रिवीजन कर दूंगा, बता दूंगा आपको क्या क्या पढ़ा है अपने वीडियो में। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको आज के टॉपिक का जो भी पीडीएफ चाहिए है तो हमारा लिंक नीचे, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसी तरह हमारे वीडियोस को प्यार देते रहें, देखते रहें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।